आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। लास्ट टाइम हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था, है ना? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल एन। डेल एन क्या था? आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन अ रिएक्शन, यानी जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मूव करते हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और मैंने आपको क्या बताया था कि देखो केपी हम प्रेशर की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये गैस के लिए डिफाइन हो रहा है। तो जब भी आप कोई रिएक्शन देखोगे और आप उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप उसमें कौन कौन से ही अमाउंट कंसीडर करोगे जो गैस में प्रेजेंट होंगी। मान लिया रिएक्टेंट ए प्लस बी दे रहे हैं सी प्लस डी, अब बी और सी गैस है तो सिर्फ बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स ही कंसीडर करने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपका के ए एंड के पी और के सी में। भाई हम के और के पी का रिलेशन निकाल लें तो हम के और के सी का निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें के पी की वैल्यू के सी की टर्म में पता है। ठीक है, देखो अब के ए के लिए निकालते हैं। ए हमें पता है क्या होती है, एक्टिविटी किसके इक्वल होती है, गामा इंटू एक्स। गामा क्या है आपका, एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्स क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखो एक्टिविटी को इसमें हमने मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया। आप आगे पढ़ोगे आपके पास ऐसी इक्वेशन भी आएगी जिसमें आप एक्टिविटी को क्या करोगे, प्रेशर से रिलेट करोगे। वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर बी के लिए लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी के लिए लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। दैट मींस आपकी एक्टिविटी एक टाइप की कंसंट्रेशन की टर्म है कि रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब अगर मुझे के ए की वैल्यू लिखनी है जनरल रिएक्शन के लिए तो मैं लिख सकती हूँ। मुझे पता है क्या होगा, गामा की पावर एम, गामा की पावर एन डिवाइडेड बाय गामा की पावर ए इंटू में गामा की पावर बी। ठीक है, ऐसे ही सेम काम हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए टर्म में होगा, है ना? क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में जब हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी थी तो हमने के ए की वैल्यू लिखी थी। के ए की वैल्यू देखो हमने क्या लिखी थी, के ए की वैल्यू हमने कैसे लिखी थी कि ए की पावर एम इंटू में ए की एन, ए की पावर ए की पावर बी, यानी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है एक्टिविटी की वैल्यू है गामा इंटू एक्स, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, अलग अलग इनको सेपरेट कर लिया। गामा वाली टर्म को एक साइड सेपरेट कर लिया और मोल फ्रैक्शन वाली टर्म को एक साइड सेपरेट कर लिया। अब ये वैल्यू तो हमें पता है, ये क्या होती है, के एक्स की वैल्यू, है ना? के एक्स यानी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू यही आएगी, है ना? इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, के गामा से, क्योंकि देखो ये क्या दे रहा है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको मैंने किससे डिफाइन कर दिया, के गामा से। अब मैंने आपको बताया ना एक्टिविटी को हम पार्शियल प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, ए आई इज इक्वल टू गामा आई इंटू पी आई। अब ये ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो भी टर्म लोगे ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। मान लिया जैसे मुझे ए के लिए डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, गामा ए इंटू में पी ए। बी के लिए डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, गामा बी इंटू में पी बी। और ए आई भी आपको पता है, हम मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन से भी रिलेट करता है। तो के ए की हम जैसे हमने यहाँ देखो एक्स के लिए निकाला तो क्या आया, के गामा इंटू में के एक्स। अगर मैं इन सारों को सी से रिप्लेस कर दूं, यानी कंसंट्रेशन वाली टर्म से रिप्लेस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू के गामा एंड टू बे के सी, है ना? अब देखो जैसे अभी हमने किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकाला, के ए और के एक्स के बीच में, है ना? के ए और के सी के बीच में। अब हम किसके बीच में निकालेंगे, के एक्स और के पी और के सी के बीच में। पी देखो किसी भी गैस का टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में पार्शियल प्रेशर, है ना? पार्शियल प्रेशर
देखो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। पार्शियल प्रेशर होता है कि आप मान लिया मेरे पास 3 गैसेस का मिक्सचर है, ठीक, यानी ए गैस है मेरे पास, बी गैस है और सी गैस है। अगर मेरे पास मैं इन गैसेस को इस कंटेनर में फिल कर दूं, अगर मैं खाली इसमें ए गैस लूं तो जो उसका प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पी ए, यानी उसका पार्शियल प्रेशर। अगर फिर मैं ए गैस को निकाल के बी गैस को फिल कर दूं, उसका प्रेशर नोट करूं तो वो क्या आएगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर यानी पी बी। ऐसे ही सी को फिल कर दूं तो वो क्या आएगा, उसका पार्शियल प्रेशर पीसी। अब मैं क्या करूं, इन तीनों गैस को एक ही बारी में इस कंटेनर में फिल कर दूं और टोटल प्रेशर नोट करूं तो वो क्या आ जाएगा, पी टोटल। अब टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर से कैसे रिलेट करता है, इस इक्वेशन से कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यानी किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। अब मुझे केपी की टर्म लिखनी है। केपी मुझे पता है क्या होती है, देखो पी एम की पावर एम, पी एन की पावर एन, यानी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी ए की पावर ए इंटू में पी की बी की पावर बी। ये रिएक्टेंट्स का प्रेशर हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया। अब इस इक्वेशन को यूज करके मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, देखो ये अगर मैं इस इक्वेशन को एम के लिए लिखूं तो क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू एक्स एम इंटू पी। पी तो सेम रहेगा क्योंकि पी क्या है, टोटल प्रेशर, तो वो तो पी ए के लिए भी उतना ही रहेगा, पी बी के लिए भी पी रहेगा, पी सी के लिए भी रहेगा, पी एम के लिए भी, पी एन के लिए भी, यानी टोटल प्रेशर तो सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होएगी, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन वाली टर्म मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करा, मोल फ्रैक्शन वाली टर्म को एक साइड रख दिया, एक्स एम की पावर एम, एक्स एन की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स ए की पावर ए, एक्स ए की। अब देखो ये पी है, पी, पी की पावर एम, पी की पावर एन, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, कंबाइन हो गई। ऐसे ही नीचे पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी, इसमें भी बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। ठीक है, अब देखो अभी भी बेस सेम है, नीचे डिवाइड में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगी, माइनस में। और ये टर्म क्या बन गई, के एक्स। ये टर्म तो आपको आराम से दिख रही है ना, ये क्या है, के एक्स, पी की पावर एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी। ये हमने पहले भी हमारे पास ये टर्म आई थी, इसको हमने क्या लिया था, डेल्टा एन, यानी के पी और के एक्स भी कैसे रिलेट करते हैं, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू में पी की पावर डेल्टा एन। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप देखो हमने के पी और के सी को भी रिलेट किया था, है ना। जब हमने के पी और के सी को रिलेट किया था तो के पी की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, याद करो। देखो अभी लास्ट टाइम किया था, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल एन। और अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी की पावर डेल एन। अब मैं यहाँ जो के पी था उसकी जगह मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देखो के सी को यहाँ रखा, अभी देखो ये आर टी की पावर डेल एन, पी की पावर डेल एन, अगर मैं इसको यहाँ इसके डिवाइड में ले जाऊं तो पूरे की पावर क्या आ जाएगी, डेल एन, है ना, पी बाय आर टी पावर डेल एन। अब देखो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, आर टी बाय पी, यानी आर टी बाय पी क्या है, v, तो आर टी बाय पी की वैल्यू क्या है, 1, है ना। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, p की पावर आर टी, यानी यहाँ क्या आएगा, 1 बाय वी आ जाएगा। यहाँ 1 बाय वी को हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम ऊपर लेके आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो के सी किसके बोला गया, के सी इज इक्वल टू के एक्स वी की पावर माइनस 1 बाय एन। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और बताओ इसे कैसे लिख सकते हैं, के एक्स इज इक्वल टू के सी इंटू में वी की पावर डीएन। इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या हो गया, क्या ये आ गया। अब देखो आप लोग ने एक बात नोटिस की, अगर मैं इस डी डेल एन की वैल्यू 0 आ जाए किसी रिएक्शन में, 0 आने का मतलब भाई नंबर ऑफ मोल्स चेंज ही ना हो,
मान लिया जैसे ए से बी में कन्वर्ट होए, ए। अब बताओ इस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0, क्योंकि 1 1 प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट का 1, प्रोडक्ट का 1, 1 माइनस 1 0। तो डेल एन की अगर हम वैल्यू 0 पुट कर दे तो केपी किसके इक्वल आ जाएगा, केसी, और केसी किसके इक्वल आ जाएगा, के एक्स। यानी तीनों इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट क्या आ जाएगी, इक्वल। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। देखो अब हमें ये देखना है कि केपी, केसी और के ए की यूनिट क्या होंगी। देखो केपी क्या, केपी को हम किसकी टर्म में डिफाइन करते हैं, प्रेशर की टर्म्स में, है ना। तो इसकी जो भी यूनिट आएगी वो प्रेशर की टर्म्स में आएगी, और वो किसके इक्वल, और पावर कितनी जाएगी, डेल एन। देखो कैसे, आपको केपी का फॉर्मूला पता है, केपी का फॉर्मूला क्या है कि हम प्रोडक्ट की जो भी कंसंट्रेशन है वो, या प्रेशर, जैसे प्रेशर की टर्म में हमें डिफाइन करना, तो प्रोडक्ट्स का प्रेशर, उसकी पावर जितनी भी क्या कहते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स की है, मान लिया N1 है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्टेंट की ये मान लिया N2। अब ये भी प्रेशर की टर्म होगी, ये भी प्रेशर की टर्म होगी, इनकी पावर किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स की। ये तो ये भी एटमॉस्फेयर की यूनिट में आएगी, ये भी एटमॉस्फेयर की यूनिट में आएगी, लेकिन कटेगी आपस में कैसे, जितनी डेल एन हमारे पास होगा। तो हमारे पास केपी की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर इनटू में डेल एन। अब ऐसे ही अगर हम केसी की बात करें, केसी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर की हमारी यूनिट होगी, और ऊपर डायमेंशंस कितनी आएंगी, जितनी हमारी डेल एन की वैल्यू आएगी। अब के ए क्या है, एक्टिविटी है ना, वो किसके इक्वल होती है, देखो आपने अलग अलग उसके फॉर्मूले पढ़े, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा इनटू में प्रेशर, गामा इनटू में मोल फ्रैक्शन, गामा इनटू में कंसंट्रेशन, है ना। तो जब हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये है एक्टिविटी, जो कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी आपके पास वो किसके इक्वल आएगी, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। जैसे अगर हम एक्टिविटी को प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो देखो एक्टिविटी गामा की वैल्यू क्या आएगी, ए बाय पी, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, इनवर्स ऑफ प्रेशर। एक्टिविटी की क्या होगी, प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो एक तरीके से क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए के ए की कोई यूनिट नहीं होती, के ए भी कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आया समझ में? यस मैम। देखो नेक्स्ट अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपने पोटेंशियल पढ़ा है, वैसे तो पोटेंशियल क्या होता है कि हम कोई भी काम कितने अच्छे से कर सकते हैं, है ना। हम यही बोलते हैं ना कि भाई आप में पोटेंशियल ज्यादा है, यानी आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। हमें ये देखना है कि सिस्टम में केमिकल पोटेंशियल कैसा है। हमें अब क्या देखना है, क्या चेक करना है कि सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल क्या है। अभी जो केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट है ये कौन से सिस्टम के लिए आया, ओपन सिस्टम के लिए। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कौन से सिस्टम थे, क्लोज सिस्टम, है ना। किसी में भी हमने ये बताओ, हमने नंबर ऑफ मोल्स को एन को कांस्टेंट ही मानना है ना। कभी ये हमने कहा कि भाई इसमें से 10 ग्राम ट्रांसफर हो गया, है ना, 10 ग्राम ऑफ अमाउंट सब्सटेंस की ट्रांसफर हो गई, नहीं ना। अभी तक हमने कैसे किया कि जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। एनर्जी ट्रांसफर होती है कौन से सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में। यानी केमिकल पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है, सबसे पहली बात वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओपन सिस्टम के लिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी, ठीक है, दो कंपोनेंट मान लिए ये मेरे पास। तो क्या होगा, अब ये सिस्टम क्या है, ओपन है, यानी कि इन कंपोनेंट्स की अमाउंट भी वेरी कर सकती है, यानी इन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन वेरी कर सकती है। इनमें से अमाउंट जा भी सकती है, लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब केमिकल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई, एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि देखो ये तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, भाई कितना अमाउंट प्रेजेंट है, अमाउंट की वेरिएशन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है, हमें केमिकल पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि और भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एनर्जी कंटेंट। हम ना एक जनरल ले लेते हैं, हमने एक एक्सटेंसिव जनरल प्रॉपर्टी मान ली एक्स। ठीक है, एक सिस्टम मान लिया जिसमें एन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, मतलब एन टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एन तक मान लिया। ठीक है, हर एक का जैसे फर्स्ट कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं n1, सेकंड कंपोनेंट के कितने हैं n2, थर्ड कंपोनेंट के कितने हैं n3। ऐसे ही n टाइप के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, जैसे कि हमने ऐसा सिस्टम मान लिया जिसमें 1 2 3 ऐसे डिफरेंट टाइप के n टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो फर्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके n1 मोल्स प्रेजेंट है, इसके n2 प्रेजेंट है, इसके n3 प्रेजेंट है, एंड सो ऑन, एंड n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम समझ में आ गया आपको? यस मैम। अब ये जो मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको मैं कंसीडर कर रही हूँ, मैंने उसको x मान लिया। अब उसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, किस किस का फंक्शन हो जाएगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी, और इन सारे नंबर ऑफ मोल्स पे भी तो डिपेंड करेगी, क्योंकि अब ओपन सिस्टम है तो भाई नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं, इसकी इस इक्वेशन की, हमने ऐसे पहले भी लिखा ना कि x मान लिया फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू, फर्स्टली इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सारे कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर दिया हमने। टेम्परेचर देखो डेल x बाय डेल t, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर n1 n2 n3 सब हमने कांस्टेंट रख दिए। सेकंड टर्म रखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि डेल x बाय डेल p, अब किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, टी के विद रिस्पेक्ट, डीपी से मल्टीप्लाई कर दिया और टेम्परेचर और बाकी ये सारे नंबर ऑफ मोल्स वाले टर्म्स को कांस्टेंट रख दिया। ठीक, अब सेकंड अब किस पे आई टर्न, n1 पे, तो अब क्या करें, डेल x बाय डेल 1। ठीक है, अब इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, dn से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी सारे कंपोनेंट्स n1 को छोड़ के n2 n3 n4 सबको क्या कर दिया, कांस्टेंट। ऐसे ही अब किसके लिए करेंगे, n2 के लिए, डेल x बाय डेल n2 इनटू में dn2, टेम्परेचर, प्रेशर n1, n2 को छोड़ दो और n3 n4 n5 सो ऑन सब कांस्टेंट है ना। ऐसे ही और सारी वैल्यूज आती जाएंगी। समझ में आई ये इक्वेशन कैसे लिखनी है? Yes, ma'am. यस मैम। देखो अब क्या करना है, अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाई, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, दैट मींस dt और dp की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। टेम्परेचर प्रेशर जब भी कांस्टेंट हो जाता है तो चेंज क्या आ जाता है, जीरो। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर dt की वैल्यू मैं यहाँ जीरो पुट कर दूं तो ये फर्स्ट टर्म चली जाएगी, dp की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करूंगी तो ये सेकंड टर्म चली जाएगी, यानी dx बाय dt, यहाँ क्या हमने शो कर दिया, t बाय p, यानी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ये, यानी ये फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या हो गई, जीरो, बाकी ये सारी टर्म आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो टर्म है ना, ये डेल x बाय डेल n टीपी बाय n, डेल x बाय डेल n2 टीपी एंड 3 कांस्टेंट, इनको हमने एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, x1 देखो क्योंकि 1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, और ऊपर क्या लगा दिया, बार। ठीक है, ऐसे ही अब इसको रिप्रेजेंट करना था तो कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो ये कौन से कंपोनेंट के लिए, सेकंड कंपोनेंट के लिए, तो इसके नीचे क्या लगा दिया, x2, ऊपर क्या लगा दिया, बार। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको किसी जनरल कंपोनेंट के लिए लिखना है, ith कंपोनेंट के लिए, तो कैसे लिखूं, डेल x डिवाइडेड बाय डेल ni, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, अब ऐसे ही एनसोन आएगा ना तो यहाँ मैंने ले दिया i। तो कांस्टेंट क्या क्या रखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, n1 n2 n3 सो ऑन, सिर्फ क्या है कि ni यहाँ, ni को छोड़ के ये सारे क्या रहेंगे आपके यहाँ कांस्टेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, xi बाय बार। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, मतलब ये x जो भी फंक्शन होगा वो क्या जाएगा, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अगर मान लो इस x की जगह मैं वॉल्यूम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल मोलर वॉल्यूम।
एंट्रोपी ले लूं तो पार्शियल मोलर, एंथैल्पी ले लूं तो पार्शियल मोलर एंथैल्पी, यानी x की जगह आप जो भी लोगे वो क्या बन जाएगा, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अब इसी तरीके से अगर मुझे पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी लिखनी है ना, ये अभी मैंने ये डिफाइन करी है ना, देखो पार्शियल मोलर क्वांटिटी लिखने का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में अगर मुझे इंटरनल एनर्जी के लिए लिखना है तो मैं क्या करूं, जहां भी x है वहां क्या लगा दूं, u लगा दूं, इंटरनल एनर्जी के सिंबल से रिप्लेस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी डेल u बाय डेल ni, टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 सो ऑन कांस्टेंट, किसके इक्वल आ जाएगा, ui बाय u। ऐसे ही पार्शियल मोलर एंथैल्पी लिख सकते हैं, ऐसे ही पार्शियल मोलर एंट्रोपी लिख सकते हैं, ऐसे ही पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं। आया कैसे समझ में, कैसे लिख सकते हैं? Yes, ma'am. अब ये जो हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटी निकाली है, ठीक है, अब आपके नेक्स्ट सेम में एक क्वांटिटी आएगी, ठीक है, नेक्स्ट सेम में जब थर्मोडायनेमिक्स की आप सेकेंड लॉ के आगे पढ़ोगे तो एक टर्म आती है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये भी एक टाइप की एनर्जी ही है, जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये भी एक टाइप से ऐसे ही एनर्जी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब हम गिव्स फ्री एनर्जी को पार्शियल मोलर क्वांटिटी की टर्म्स में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पार्शियल मोलर वॉल्यूम एंट्रोपी एंथैल्पी लिखा था ना, अगर मैं इस गिव्स फ्री एनर्जी को, इसका सिंबल क्या होता है, जी, गिव्स फ्री एनर्जी को पार्शियल मोलर क्वांटिटी की टर्म में लिखूं तो क्या आएगा, डेल जी बाय डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 सो ऑन कांस्टेंट, उसको किसके लिख सकते हैं, जी आई बाय बार। ये जो टर्म आती है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ये जो सिंबल है ना इसका, देखो ये है म्यू, म्यू सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी। अगर अब हम क्या मान लें कि हमारा DNI 1 मोल था, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे उस इक्वेशन में नाई 1 मोल है, तो म्यू जे को हम ऐसे लिख सकते हैं। बेटा अपना माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लो, जब पूछूं तब ऑन कर लेना, ठीक है। देखो अब हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा केमिकल पोटेंशियल, बेटा माइक ऑफ करो, अब हमें क्या करना है, केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन डिफाइन करनी है। तो देखो केमिकल पोटेंशियल क्या है, गिव फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन का चेंज, बाकी कंपोजिशन की टर्म्स और टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इन ए मिक्सचर इज द इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना, या इंक्रीज इन फ्री एनर्जी या फिर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी। क्योंकि देखो म्यू, ये जो हमारी डेल टर्म है इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। तो हमें पता है कि जब रिएक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो केमिकल पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट है ना। क्या होगा, 1 मोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज एडेड टू द सिस्टम, भाई एक कंस्टिट्यूएंट यानी किसी एक पार्टिकल को का आपने 1 मोल ऐड कर दिया और बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट। या फिर क्या बोल सकते हैं कि आपने किसी 1 मोल किसी पार्टिकल का निकाल लिया, ठीक है, आपने क्या किया, किसी 1 मोल को ऐड कर दिया या फिर 1 मोल निकाल लिया और बाकी कंपोजिशन की कंसंट्रेशन क्या रही, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको फिगर से समझते हैं, मेरे पास ये सिस्टम थे, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट थे। मान लिया यहाँ A1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, N1 यहाँ प्रेजेंट थे, N2 यहाँ प्रेजेंट थे, N3 N4 सो ऑन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे केमिकल पोटेंशियल देखना है इसका कितना है, तो क्या करूं, मैं गिव्स फ्री एनर्जी नोट कर लूं उसकी स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी नोट कर ली,
फिर मैंने क्या किया, इनमें से किसी एक का 1 मोल इसमें से निकाल लिया और क्या रखा, बाकी ये जो N2 N3 N4 N5 सो ऑन है ना, इनको रखा कांस्टेंट। मतलब बाकी इनकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक में से 1 मोल निकाल लिया। एंड मेरे ऐसा करने पर कितना गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया, कितनी गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम केमिकल पोटेंशियल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा केमिकल पोटेंशियल अगर हम टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बन गए, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बच गए। तो हमें इसको वैल्यू लिखनी है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू में डी एन आई। ठीक है, टर्म बाकी सारे को कांस्टेंट रखा, ऐसे ही सेकेंड कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, ऐसे ही फाइनल के लिए। अब मुझे पता है इसको तो मैंने नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है, वो क्या है, म्यू 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, dn1, ये म्यू 2 dn2, ऐसे ही क्या आ जाएंगे, म्यू 3 dn3। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से डी वाली टर्म्स को निग्लेक्ट कर दूं, डी वाली टर्म्स को हटा दूं, तो गिव्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट किसकी क्या लिखेगा, n1 म्यू 1 प्लस n2 म्यू 2। देखो यहाँ डी डी था, अब मैंने डी को हटा दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, n1 म्यू 1 n2 म्यू 2। अब म्यू 1 म्यू 2 क्या है, कंट्रीब्यूशन पर मोल टू द फ्री एनर्जी। देखो यहाँ हमने किसके इक्वल लिखा है, जी के। अब टोटल जी एनर्जी किसके इक्वल लिखोगी भाई, फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स इनटू में पर मोल उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकंड नंबर ऑफ सेकंड जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू में उसका कंट्रीब्यूशन फ्री एनर्जी के लिए कितना है। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल किसी भी मिक्सचर में क्या है, कंट्रीब्यूशन पर मोल टू द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ए कांस्टेंट कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ठीक है, जब भी आप केमिकल पोटेंशियल डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो म्यू क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्यों क्यों हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ध्यान से देखो पर मोल डिफाइन करी है, यानी हमने अमाउंट से तो डिवाइड ही कर दिया, तो यानी अमाउंट पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, इसलिए म्यू कैसी है आपकी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आपको छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स डिफाइन करने हैं ताकि आप एक नेक्स्ट डेरिवेशन अच्छे से समझ सकें। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि फ्री एनर्जी एक टाइप से जैसे इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एनर्जी की टर्म है, वैसे ही एनर्जी की टर्म है, उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्या किया, जनरल केमिकल रिएक्शन दे दी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू बी क्या दे रहे हैं, m इंटू एम प्लस n इंटू एन, ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर मुझे इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज लिखना है, किसके इक्वल होगी, एंड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की किससे करेंगे, जी रिएक्टेंट। ठीक है, यही आएगा डेल जी। अब फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी कंपोनेंट क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, पर मोल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। अगर हम उसे मोल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फ्री एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, m इंटू में म्यू एम प्लस n इंटू में म्यू एन एंड सो ऑन। अब ऐसे रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो क्या लिखूं, a इंटू में म्यू ए प्लस b इंटू में म्यू बी सो ऑन। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल जी की वैल्यू। आया समझ में? Yes, ma'am. मैम हाँ जी, मैम ये डेल जी जो होता था ये तो वो होता था ना H माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। हाँ ये वो गिव्स फ्री एनर्जी ही है, आपके 12th में आ जाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नेक्स्ट सेम में आएगी। ठीक है, जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट टर्म में आएगी। ठीक है, अब देखो आपने गिव्स फ्री एनर्जी को किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइन कर दिया।
जनरल रिएक्शन के लिए आपको डिफाइन करना आ गया है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे रखे होंगे तो आप उनको देख के लिख सकते हो। अब मैं इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड स्टेट पे करूं। स्टैंडर्ड स्टेट का मीनिंग तो आपको पता है ना कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन यूनिटी, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये होता है अगर मैं उस रिएक्शन को स्टैंडर्ड स्टेट पे ले जाऊं तो उसकी गिव्स फ्री एनर्जी भी कैसे निकलेगी, सेम जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन की निकल रही थी वैसे ही निकलेगी। बस स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में क्या नोट लगा देते हैं, ये जीरो लगा देते हैं। यहाँ देखो रिएक्शन में क्या था, डेल जी, है ना। अब अगर स्टैंडर्ड स्टेट के लिए डिफाइन करना है तो क्या कर देंगे, डेल जी नोट, ठीक है। किसी कोई डिफरेंट स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कंसंट्रेशन यूनिटी है। और उस पे अगर हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शो करना है तो क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट। जैसे ही प्रोडक्ट की लिखी थी किसी भी स्टेट की, m इंटू में म्यू एम, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए डिफाइन करनी है तो क्या लगा देंगे, सुपरस्क्रिप्ट में सिर्फ ये नॉट। ऐसे ही रिएक्टेंट की, ऐसे ही प्रोडक्ट की। अब ये जो भी हमने म्यू ए नॉट, म्यू बी नॉट, म्यू एम नॉट, म्यू एन नॉट एक्सेट्रा लिखी है, ये सारे केमिकल पोटेंशियल ए बी एम एन के कब है, जब ये स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। अब एक छोटी सी बात जो आपने वैसे सुनी भी होगी और हमारे आगे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी फ्री एनर्जी पे, गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, है ना। स्पॉन्टेनिटी का तो मीनिंग आपको पता है। अब क्या कंडीशन होती है, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर पॉजिटिव है तो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको डेल जी की वैल्यू पता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा है एज रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर इससे रिवर्स कंडीशन है तो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। आज के टॉपिक सारे समझ में आए, यस मैम। ठीक है। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आपको